फाइनली आज वो घड़ी आ गई है जिसके लिए एप्पल ने भाई बहुत सारा टाइम और पैसा लगाया था। आईफोन 13 प्रो मैक्स डायनेमिक आइलैंड वाला फोन, इसका रिव्यू लेकर आ चुके हैं हम। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और ऐसी प्यार बनाए रखो, लाइक जरूर कर देना। 10,000 लाइक का एम करते हैं आज। शुरू करते हैं इसकी बिल्ड और इन हैंड फील के बारे में। हमने बताया था कि 13 प्रो मैक्स जैसी है, इसका वेट भी उतना ही मिलता है और हाथ में सेम ही फोन फील होता है, सिवाय बड़े कैमरा मॉड्यूल के यहाँ पर फोन बिल्कुल सेम लगता है। वो भी गौर से देखोगे जब पता लगेगा। बट भाई बिल्ड में प्रॉब्लम है। अब मैं प्रो सीरीज का 3 साल से यूजर हूँ, ये 4th टाइम मैंने प्रो मैक्स यूज करने के लिए बाय किया पर्सनल यूज के लिए। एंड मैंने इसमें एक प्रॉब्लम फेस ये करी है कि भाई ये पर्पल कलर का जो साइड का फ्रेम है ना, इसकी डिस्कलरिंग होना स्टार्ट हो गई है और ये मेरे को बड़ी प्रॉब्लम लगी है। लाइक एल्यूमिनियम के साथ नॉर्मल है, मैं हर बार बोलता हूँ कि अगर आप एल्यूमिनियम फ्रेम वाला कोई भी फोन बाय कर रहे हो, नॉर्मल 13, 14 बाय कर रहे हो, तो कोशिश क्या करो कि सिल्वर कलर में बाय करो, क्योंकि डार्क कलर के साथ डिस्कलरिंग हो जाती है। बट ये स्टेनलेस स्टील है और मैं प्रो मैक्स सीरीज 3 साल से यूज कर रहा हूं, मेरे को उनमें देखने के लिए नहीं मिली, बट इसमें देखने के लिए मिली है। तो 1.5 लाख रुपए देकर भी ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम मिल रही है। और मैं इस फोन को पिछले 20 दिनों से केस के साथ यूज कर रहा हूँ, अच्छी क्वालिटी का केस है। और जब ये हाल है इसके, बिना कवर के करेंगे तो पता नहीं ऐसा ना हो जाए कि सिल्वर ही हो जाए साइड का फ्रेम। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बट एक बात तो माननी पड़ेगी, एप्पल ने जैसे क्लेम करा भैया ब्राइट टच डिस्प्ले हम दे रहे हैं किसी भी स्मार्टफोन में, तो हाँ जी ये भाई सबसे ब्राइट डिस्प्ले है। Samsung S22 Ultra वाले कंपैरिजन के अंदर हमने बताया था कि इसकी डिस्प्ले Samsung से ज्यादा ब्राइट मिली है, ऑल थैंक्स टू 2000 निट्स पीक ब्राइटनेस। और ये काफी अच्छे से परफॉर्म भी करती है और आउटडोर में ये ब्राइटनेस भी इतनी जल्दी ड्रॉप नहीं करता अदर फ्लैगशिप के कंपैरिजन में। एप्पल ने एक्चुअल में थर्मल्स भी इंप्रूव करे हैं इसके। और मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक ट्वीट करा था कि एप्पल का 120 हर्ट्ज एंड्रॉइड के 120 हर्ट्ज से बेटर है। अब काफी लोग भड़क गए एंड्रॉइड यूजर, भाई मैं भी एंड्रॉइड यूजर हूं। यहाँ पर मैंने ऑल ओवर जो करा था वो ट्वीट वो करा था इसलिए क्योंकि जो एप्पल की एनिमेशन है, ऐप ओपनिंग क्लोजिंग की जो स्क्रॉलिंग की एनिमेशन है, वो बहुत ज्यादा फाइन है। मतलब कहीं ना कहीं मुझे सबसे ज्यादा फाइन लगती है। इसी वजह से इसका जो 120 हर्ट्ज का एक्सपीरियंस है ना भाई, वो एंड्रॉइड से थोड़ा सा बेटर मिलता है। और ये मेरा ही मानना नहीं है, किसी भी अच्छे यूट्यूबर की जाकर आप वीडियो देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस तो अच्छा है। बट इस बार भाई एप्पल जैसे अपने सॉफ्टवेयर के लिए फेमस है, उसके अंदर बग भी मिले हैं। जब iOS 16 आया था बीटा वर्जन, उसके अंदर काफी बग्स थे, तो हमने रिपोर्ट इसलिए नहीं करे क्योंकि भाई वो एक बीटा वर्जन था। हमें लगा भाई स्टेबल अपडेट के अंदर ये फिक्स हो जाएंगे। तो हमारे पास जब ये फोन आया iOS 16 के साथ इसके अंदर स्टेबल वर्जन मिलता है, तो हमने इसे टेस्ट करा। अब काफी लोगों को iOS 16 के साथ बैटरी ड्रेन मिल रहा है, अलग अलग प्रकार के बग्स मिल रहे हैं, लेकिन हमें जो मिले हैं हम उसकी बात करेंगे। भाई सबसे पहले तो फोन चलता चलता कभी भी फ्रीज हो जाता है, और यही नहीं 14 प्लस भी फ्रीज हो जाता है। साथ ही मैंने इसके अंदर फेस करा था जब मैं इसे आउटडोर ले गया था फोटो क्लिक करने के लिए S22 Ultra वाली वीडियो के अंदर, तो भाई ये फोन ऑटो रीस्टार्ट हो गया था, तो बड़ा दर्द हुआ भाई, मतलब बीच में साथ देता देता चला गया। तो इसी के साथ मेरे को लॉक स्क्रीन रोटेटिंग बग भी मिला। जब आप अपने फोन को अनलॉक करने जाओगे तो इसकी स्क्रीन रोटेट होके फ्रीज हो जाती है, काफी ठंडी पड़ जाती है। तो मैं इसके साथ तो इसे रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन 14 प्लस के साथ सेम ही सीन हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ठंडी पड़ती है भाई डिस्प्ले 1.5 लाख वाले फोन की। इन बग्स के अलावा तो छोटे और काफी इरिटेटिंग बग मिले जो मेरे को काफी परेशान कर देते हैं। मैं एयरपोर्ट्स प्रो 2nd जनरेशन यूज कर रहा था एप्पल म्यूजिक के साथ इसमें, और भाई गाना हर 5-10 मिनट बाद पॉज हो जाता है, और ये अभी तक मैं फेस कर रहा हूँ। तो भाई iOS 16 की जल्दी अपडेट देनी चाहिए एप्पल वालों को। इसी के साथ भाई एक प्रॉब्लम और है, अगर आपको कोई SMS या Instagram मैसेज आता है और आप ऐप में जाकर उसे रीड कर लेते हो, डिलीट कर देते हो, उसके बाद भी नोटिफिकेशन पैनल में शो करता रहता है, तो यहाँ पर मेरे को काफी ज्यादा इरिटेटिंग लगता है। पहले वहां से क्लियर करो, फिर नोटिफिकेशन पैनल से क्लियर करो। तो भाई इसे भी फिक्स करना चाहिए एप्पल को। तो iOS 16 भाई काफी ज्यादा बग्स के साथ आता है, और मैं बता रहा हूँ जैसे कि अलग अलग यूजर को अलग अलग बग नोट होते हैं हर किसी स्मार्टफोन के साथ। मेरे को जो मिले आपके भाई ने आपको बता दिया। बाकी अगर आप भी iOS 16 यूज कर रहे हो तो मुझे बताना आपको किस प्रकार का बग नोट हो रहा है। और चैनल अच्छा लगे तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर देना, आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। अब इस फोन की जो मेन हाईलाइट है वो भाई डायनेमिक आइलैंड ही है। एप्पल को 4-5 साल लग गए इसे बनाने में, लेकिन जो इंटीग्रेशन करी है ना वो लाजवाब है। लाइक एंड्रॉइड कंपनी भी पक्का इसे इंप्लीमेंट करने वाली है अपने फोन के अंदर। आपको लगता है नहीं लगता वो कमेंट सेक्शन में बता देना। खैर यहाँ पर किसी को ना डायनेमिक आइलैंड के अंदर भी बग मिल रहे हैं, बट मुझे इसके अंदर कोई भी बग नहीं मिला। इवन जो इसकी इंटीग्रेशन है वो काफी ज्यादा यूजफुल लगी मुझे, क्योंकि इसके अंदर ना आपको
नोटिफिकेशन मिल जाती है। एंड यहाँ पर मैं सबसे बड़ा यूज बता दूं कि जब आप एयर ड्रॉप करते हो किसी को आइटम, तो यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कितने % वो जा चुका है, आ रहा है आपके फोन के अंदर। तो ये मेरे को पर्सनली बहुत ज्यादा यूजफुल लगा। एंड यहाँ पर सबसे ज्यादा यूजफुल जो मेरे को चीज लगी है वो है जब आप किसी दूसरी एप्लीकेशन के अंदर है और आप म्यूजिक सुन रहे हैं, तो आप भाई डायनेमिक आइलैंड से अपने पूरे म्यूजिक को कंट्रोल कर सकते हैं। पहले क्या था कि पहले नोटिफिकेशन पैनल में जाओ, वहां से म्यूजिक को चेंज करो, बट अब यहीं से सारी चीजें हो जाती है। तो ये मेरे को पर्सनली काफी ज्यादा सही लगा। डायनेमिक आइलैंड पर दिल आ गया है मेरा। समझ रहे हो समझ रहे हो ना। बहुत हो गई डायनेमिक आइलैंड की अच्छाइयों की बात। अब यहाँ पर थोड़ी सी बुराइयों की भी बात कर लेते हैं। भाई मैंने जब इसके अंदर रील और शॉर्ट्स जैसा कंटेंट देखा, पर्सनली जब मैं अपनी वीडियो देख रहा था ना शॉर्ट्स वाली, तो वहां पर जो मेरा ये फोरहेड था ना वो कट चुका था। तो ये कभी कभी ना एरिया थोड़ा सा कवर कर लेता है वीडियो का, जो कि मेरे को पर्सनली अच्छा नहीं लगा। बाकी जब आप इसके अंदर मूवी या कोई वीडियो देखोगे तो उस टाइम पर इसकी जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो है लाजवाब, बिल्कुल फ्लैगशिप लेवल की डिस्प्ले है। अब यहाँ पर एप्पल ने जो काफी फिर से मेहनत करके एक चीज डाली है इसके अंदर, वो AOD है। उसकी बात करेंगे थोड़ा अच्छे से। अब एप्पल ने भले ही AOD को लाने में इतना टाइम लगा दिया और काफी लोग सोच रहे होंगे इस टाइम को देखते हुए कि भाई AOD परफेक्ट होगा, बट मेरे को बिल्कुल भी काम का नहीं लगा इसका AOD। सिंपल सा रीजन है भाई, अगर आप नॉर्मल लाइट कंडीशन के अंदर हो तो लगता ही नहीं है कि इसकी स्क्रीन में AOD भी चल रहा है, ऐसा लगता है भाई स्क्रीन ही ऑन हो। हालांकि लो लाइट के अंदर तो अपनी ब्राइटनेस थोड़ी सी कम कर देता है, बिकॉज ये एडेप्टिव ब्राइटनेस पर काम करता है, बट फिर भी मेरे को इसका AOD एंड्रॉइड की टक्कर का बिल्कुल भी नहीं लगा है। सिंपल सा रीजन है, एंड्रॉइड में भाई भर भर के कस्टमाइजेशन मिल जाते हैं, AOD के अंदर इसके अंदर तो पता ही नहीं है कुछ है भी। बस ये भाई हल्की सी स्क्रीन के कलर्स थोड़े से डल हो जाएंगे, यही AOD कहला दिया है। और सेम AOD आपको मिलता है भाई एप्पल वॉच के अंदर। एप्पल वॉच के अंदर तो ठीक है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा ब्राइट लगता है। अब एक काफी बड़ी कंफ्यूजन है, काफी लोग जानना चाहते हैं कि AOD की वजह से बैटरी बैकअप पर कितना फर्क पड़ेगा। तो इस पर दो बातें हैं। सबसे पहले तो अगर आप अपने फोन को स्क्रीन ऊपर करके रखते हो तो इसके AOD की वजह से अच्छा खासा बैटरी पर इफेक्ट पड़ता है, आधे से 1 घंटे बैटरी बैकअप आपको कम मिलेगा। एंड अभी मेरे को ना किसी ने कमेंट करके बोला था कि भाई इसमें LTPO पैनल है, 1 हर्ट्ज पर स्विच हो जाता है इसका AOD, तो यहाँ पर बैटरी पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो भाई ब्राइटनेस भी तो है, अगर आप ज्यादा ब्राइट एनवायरनमेंट में हो तो जैसे मैंने बताया लगता ही नहीं कि स्क्रीन ऑफ है, तो भाई बैटरी कंजप्शन उसकी वजह से ज्यादा होती है। लेकिन अगर आप AOD यूज करते हो और फोन को उल्टा रखते हो, मेरी तरह पॉकेट के अंदर रखते हो, तो यहाँ पर सेंसर्स जैसे बंद होंगे ना इसके, तो भाई ये AOD बिल्कुल गायब ही हो जाता है, ब्लैक हो जाती है स्क्रीन, जिसकी वजह से बैटरी हेल्थ पर उतना इफेक्ट नहीं पड़ता और आपको अच्छा बैटरी बैकअप मिलता है। तो ये टोटली आप पर डिपेंड करेगा कि आप इसके AOD को किस तरीके से यूज कर रहे हो। मेरे केस में मैं उल्टा रखता हूँ फोन को, तो भाई यहाँ पर मेरे को बैटरी बैकअप नॉर्मल मिला है। और बस जो मेरे को इसका AOD पसंद नहीं आया वो इसके लुक की वजह से पसंद नहीं आया, एंड एंड्रॉइड के अंदर इससे ज्यादा कस्टमाइजेशन मिलती है। बाकी एक कंफ्यूजन है कि भाई इसका बैटरी बैकअप कैसा है, क्या 13 Pro Max के कंपैरिजन में कम मिलता है। तो देखो मेरे सीन में ये, मैंने 13 Pro Max से जब इस पर स्विच करा तो मेरे को बैटरी बैकअप में कोई भी डिफरेंस इतना बड़ा नोट नहीं हुआ है। अब हो सकता है 20 मिनट या एक आधे घंटे का डिफरेंस हो SOT के अंदर, बट यहाँ पर मैंने ना इसके अंदर हैवी यूजेज भी करी है एंड मैंने पूरे 24 घंटे बाद इसे चार्जिंग पर लगाया है। तो अगर आप इसके अंदर गेमिंग करते हो या बहुत सारी वीडियोस देखते हो तो भी आप इसे एक दिन के बाद ही चार्जिंग पर लगाओगे, क्योंकि यहाँ पर इसका SOT 7 से 8 घंटे का इजीली मिल जाता है। तो बैटरी तो ठीक है, लेकिन भाई एप्पल की वही कंजूसी, इसमें चार्जिंग कम स्पीड की मिलती है। तो ये फोन 50 मिनट के अंदर 80% चार्ज हो जाता है, लेकिन उसके बाद के जो 20% है ना उसे चार्ज करने में ये लेता है पूरा 1 घंटा। तो ये भाई 1 घंटे 50 मिनट में चार्ज होता है फोन। तो भैया एप्पल क्या ही कर रहा है, समझ से बाहर है। अब इसकी थोड़ी परफॉर्मेंस की बात करें तो A16 बायोनिक है इसके अंदर, A15 बायोनिक में मेरे को कोई भी इशू नहीं था, मस्त परफॉर्मेंस मिलती थी। बस वो वहां पर जो प्रॉब्लम थी वो थी भाई जो ब्राइटनेस ड्रॉप था बहुत जल्दी हो जाता था। अभी इसके अंदर नहीं हो रहा, एंड इसकी परफॉर्मेंस भी A15 बायोनिक वाली है, आप मस्त गेमिंग कर सकते हो। मैंने थोड़ी बहुत गेमिंग करी है बट मेरे को ऑलमोस्ट सेम ही लगी A15 बायोनिक जैसी, कोई भी हीटिंग इश्यूज नहीं है। एंड एप्पल ने जैसे इसके थर्मल्स इंप्रूव करे हैं तो अभी तक भाई इतनी जल्दी ब्राइटनेस ड्रॉप नहीं कर रहा है ये। और जिनशिन इंपैक्ट के अंदर अगर कोई अच्छे से फ्रेम रेट्स हैंडल कर सकता है तो वो भाई ये फोन है। एजस वेजस सबको साइड कर दो इसके सामने। बाकी अब थोड़े कैमरास की बात कर लें तो आपको पता है भाई पहली बार 48 मेगापिक्सल का एप्पल ने कैमरा डाला है, एंड रो मोड के साथ जब इसमें फोटो क्लिक करोगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छी डिटेल्स मिलती हैं। इवन अगर आप नॉर्मल मोड में फोटो कैप्चर करोगे, एंड मैंने S22 अल्ट्रा से 108 मेगापिक्सल से फोटो कैप्चर करी थी नॉर्मल मोड में, नॉट हाई रेज मोड के अंदर, एंड इसके अंदर डिटेल फिर भी ज्यादा अच्छी थी। एंड इसकी जो मेन हाईलाइट है ना फोन की, वो इसके मोड्स हैं, जैसे कि इसके अंदर एक एक्शन मोड डाला है, उसके अंदर स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छी मिलती है। मैंने सैमसंग के सुपर स्टेरी मोड से भी कंपेयर करके देखा है, इसकी स्टेबलाइजेशन नेक्स्ट लेवल है। एंड इसके साथ जो सिनेमैटिक वीडियो मोड है उसमें 4K का ऑप्शन डाल दिया इन्होंने, फ्रंट बैक दोनों के अंदर अच्छे से परफॉर्म करता है। लेकिन अभी भी एप्पल को भाई एज डिटेक्शन पर काम करने की जरूरत है, उस डिपार्टमेंट में सैमसंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट ऑल ओवर अगर आप एक
परफेक्ट वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए फोन ढूंढ रहे हो तो भाई ये है। इवन मैं कहूंगा प्रो बाय कर लो, सेम ही कैमरा सेंसर्स दिए गए, सेम ही चीजें मिलती हैं। बट अगर आपको फोटो के लिए चाहिए तो मैं आपको बता देता हूं भाई, इसकी जो डायनेमिक रेंज है मेन और अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सेंसर की, वो वीक है 13 प्रो मैक्स के कंपैरिजन में। मैंने कंपैरिजन वीडियो भी बनाई है, आप चेकआउट कर सकते हैं चाहे तो यहाँ पर अभी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। बट यहाँ पर जो आपको फोटोज के अंदर एक एडवांटेज मिलती है वो है लो लाइटिंग फोटो में विदाउट नाइट मोड। विदाउट नाइट मोड हमने हर एक फोन से कंपेयर करके देखा, S22 अल्ट्रा को तो इसने बहुत ही पीछे कर दिया था। इसमें कोई भी ब्लूमिंग इफेक्ट नहीं मिलता विदाउट नाइट मोड, और नाइट मोड को भी पूरा टक्कर देता है सैमसंग के। लेकिन सैमसंग में सीन ये है कि भाई जब आप किसी ह्यूमन की फोटो कैप्चर करते हो तो वो काफी अच्छे से लाइट शो करता है सब्जेक्ट पर, और ये थोड़ा सा ब्लोन आउट कर देता है, वो थोड़ा सा ग्रेनी भी रखता है। तो यहाँ पर लो लाइटिंग परफॉर्मेंस भी एक्चुअल में इंप्रूव करी, और फ्रंट में जो ऑटो फोकस डाला है ये भाई डिटेल बढ़ा देता है, नेक्स्ट लेवल कर देता है लो लाइट और डे लाइट कंडीशन में। बाकी एक प्रॉब्लम है जो कि एप्पल के साथ चलती आ रही है, वो है HDR वाली। भाई HDR को ट्रिगर करने के लिए आपको बिल्कुल ऐसे लाइट के सामने लाना पड़ेगा, जब जाकर ये ब्लोन आउट नहीं करता बैकग्राउंड में, वरना ये कभी कभी ब्लोन आउट कर देता है, और एप्पल अभी तक इसको इंप्रूव नहीं कर पाया। तो ऑल ओवर ओपिनियन टाइम ऑलमोस्ट 1 महीने फोन यूज करने के बाद आपको भाई क्लियर ओपिनियन दे सकता है। अगर आप iPhone 13 Pro सीरीज यूज कर रहे हो और आप इसे बाय करने की सोच रहे हो तो यहाँ पर सिर्फ आपको एक ही डिफरेंस मिलता है मेन वाला, वो है डायनेमिक आइलैंड। इसके अलावा अभी तक इसके कैमरे की डायनेमिक रेंज 13 Pro Max या 13 Pro के कंपैरिजन में थोड़ी सी वीक लगी। इवन मैंने 14 और 13 को भी कंपेयर करा था, वहां पर भी सेम रिजल्ट्स देखने के लिए मिले थे। तो अभी से इंप्रूवमेंट की जरूरत है। बाकी डायनेमिक आइलैंड हर किसी को पसंद आ भी नहीं रहा है। हालांकि इसके अंदर एक चीज तो अच्छी है कि इसकी लो लाइटिंग परफॉर्मेंस इंप्रूव कर दिया है, लेकिन हम जो फोटोज क्लिक करते हैं मैक्सिमम टाइम वो अच्छी लाइट के अंदर क्लिक करते हैं, तो भाई इतना हमसे स्ट्रगल ना हो पाएगा। तो मैं कहूंगा कि आप अपने पैसे को बचाओ और iPhone 15 सीरीज को बाय करना, उसमें मे भी थोड़ी और इंप्रूवमेंट हो जाए। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताना, और ये फोन कैसा लगा, क्या आप इसे बाय करना पसंद करोगे अभी, तो वो जरूर बताना। सो दैट्स इट गाइस, मिलते चलते कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जॉन मैं गाइस वो करें टू वॉच योर हार्ट फील, स्टे ट्यून्ड विद द HFBN बॉक्स गाइस।